हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की किताब भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 5वां है। यहां पर हम लोग खनिज एवं सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर आज के अध्याय में हम लोग पृथ्वी पर पाए जाने वाले सेल और उनमें पाए जाने वाले खनिजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है ये विभिन्न तत्वों से मिलकर बनी है और पृथ्वी की जो सबसे भारी परत है जिसको क्रस्ट या फिर भूपर्पटी कहा जाता है, तो हमारी जो भारी परत है उसमें ये तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं उनमें ये गर्म और पिघली हुई अवस्था में यानी तरल मैग्मा वाली अवस्था में ये तत्व पाए जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्रस्ट के बाद आपकी मेंटल वाली परत आती है और मेंटल का सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है उसे दुर्बलता मंडल या फिर एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है और दुर्बलता मंडल में ही मैग्मा पाया जाता है। तो जो दुर्बलता मंडल है उसी में ये तत्व जो है गर्म और पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण भूपर्पटी का लगभग 98% भाग जो है ये 8 तत्वों से मिलकर बना है। इनमें 8 तत्वों का नाम यहाँ दिया गया है: ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। और शेष भाग जो है टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल और अन्य पदार्थों से बना है। यहाँ पर आपके सामने चार्ट दिया गया है। यहाँ पे समझाया गया है कि हमारी भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा ज़्यादा है। तो हमारी भूपर्पटी में ऑक्सीजन 47%, उसके बाद सेकंड नंबर पर सिलिकॉन का स्थान आता है, थर्ड पर एल्यूमिनियम का आता है, फोर्थ पर आयरन, 5वें पर कैल्शियम का आता है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारी भूपर्पटी में कौन सा तत्व ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हमारी भूपर्पटी में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सेकंड नंबर पर सिलिकॉन आता है और थर्ड नंबर पर एल्यूमिनियम आता है। अक्सर परीक्षाओं में इसके बारे में पूछ लिया जाता है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भूपर्पटी पर जो पाए जाने वाले तत्व हैं ये प्राय अलग अलग नहीं मिलते हैं, बल्कि सामान्यतः ये दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं और इन पदार्थों को खनिजों का नाम दिया गया है। यानी जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व हैं ये कभी कभार पृथक अवस्था में मिलते हैं। अधिकांश तत्व जो होते हैं दूसरे तत्वों के साथ मिलकर जो पदार्थ होते हैं उनमें ये मिलते हैं, तो उन पदार्थों को हम लोग खनिजों का नाम देते हैं। खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक या अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना होती है, इसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है और इसके भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज का निर्माण जो है 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, लेकिन कभी कभी क्या है सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं। अब तक आपकी भूपर्पटी में कम से कम 2000 प्रकार के जो खनिज हैं इनको पहचाना गया है, इनका नामकरण किया गया है। इनमें से उपलब्ध लगभग आपके सभी जो पदार्थ हैं ये 6 प्रमुख खनिज समूहों, इसमें क्वार्टज, अब्रक, पायरोक्सिन, ओलिबीन, फेल्सपार और एम्फीबोल्स इनसे संबंधित होते हैं। यानी आपकी पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो 6 प्रमुख खनिज समूहों से आते हैं। तो यहाँ पर 6 प्रमुख खनिज समूहों के नाम दिए गए हैं: क्वार्टज, अब्रक, पायरोक्सिन, ओलिबीन, फेल्सपार और एम्फीबोल्स। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है और इनको सेलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना गया है। यानी जो आपके ये 6 पदार्थ हैं, 6 प्रमुख खनिज समूह हैं, इनको चट्टानों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना गया है। यानी लगभग सभी चट्टानों में ये 6 प्रमुख जो खनिज हैं ये पाए ही जाते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए 6 प्रमुख खनिज समूह कौन कौन से हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाला जो मैग्मा है यही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। मैग्मा जब आपके धरातल पर आता है तो ये ठंडा होकर क्या करता है, ठंडा होकर ये परतें बनाता है, चट्टानें बनाता है। यानी मैग्मा के ठंडे होने से खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं और इस प्रक्रिया में मैग्मा जो है ठंडा होकर एक ठोस सेल या ठोस चट्टान बनाता है। देखिए, मैग्मा जो है जब धरातल पर आता है तब उसे लावा कहा जाता है, जब तक वो अंदर होता है तब तक उसे मैग्मा कहा जाता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जो खनिज हैं ये कार्बनिक पदार्थ हैं और ये क्रम से जो है ठोस, तरल और गैस रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर खनिजों का वर्गीकरण किया गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में। वैसे तो आप लोग वर्गीकरण के बारे में क्लास 10th में भी विस्तार में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर उतना विस्तार में नहीं बताया गया है। तो धात्विक खनिज का मतलब होता है कि जिन खनिजों में धातु तत्व होते हैं उनको धात्विक खनिज कहा जाता है। और धातु खनिजों को भी 3 प्रकारों में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं बहुमूल्य धातु वाले। तो बहुमूल्य धातु में आपका स्वर्ण है, चांदी है, प्लेटिनम है। लौह धातु में लौह और स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाई जाने वाली अन्य धातुएं आ जाती हैं, जैसे मैग्नीज इत्यादि है, निकिल है, ये सब आ जाती हैं। अलोहिक धातु में ताम्र, सीसा, जिंक,
टिन, एल्यूमिनियम आदि धातुएं शामिल हैं। अधात्विक खनिज, अधात्विक का मतलब होता है कि ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश उपस्थित नहीं होता है तो उन्हें अधात्विक खनिज की श्रेणी में रखा जाता है। तो गंधक है, फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, ये सभी अधात्विक खनिज हैं। सीमेंट, जैसे आप लोग जानते हैं सीमेंट, जिसे हम पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं, तो सीमेंट जो है अधात्विक खनिजों का मिश्रण है। अब देखिए यहाँ पर खनिजों की भौतिक विशेषताएं बताई गई हैं। तो सबसे पहले है क्रिस्टल संरचना। देखिए क्रिस्टल संरचना जो है खनिज के भीतर अणुओं की आंतरिक व्यवस्था से तय होती है। तो खनिज के भीतर अणुओं की आंतरिक व्यवस्था घनाकार हो सकती है, अष्टभुजाकार या षटभुजाकार हो सकती है। इसके बाद है विदलन। देखिए सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए जो अणु हैं इनका निश्चित दिशा में टूटने की जो प्रवृत्ति होती है इसको जो है विदलन का नाम दिया गया है। यानी समतल सतह बनाने के लिए जो किसी पदार्थ के भीतर जो अणु होते हैं अगर वो एक निश्चित दिशा में टूटते हैं तो उनकी जो प्रवृत्ति है निश्चित दिशा में टूटने की उसको विदलन कहा जाता है। इसी में आ जाता है विभंजन। यानी कि यहां पर वही चीज है कि अपने प्राकृतिक क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार न टूटकर अनियमित रूप से टूटने की जो प्रवृत्ति है उसको विभंजन कहा जाता है। यानी कि ये जो इसके अणु है किसी पदार्थ के वो एक निश्चित दिशा में न टूटकर अनियमित रूप से टूट रहे हैं तो उस क्रिया को जो है विभंजन कहा जाता है। चमक, चमक का मतलब आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर प्रत्येक खनिज की एक अपनी चमक होती है, जैसे कि मेटेलिक है, रेशमी है, ग्लॉसी है, तो ये चमक है। इसके अलावा रंग। देखिए कुछ खनिजों के रंग जो हैं उन्हीं परमाणुविक संरचना से निर्धारित होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मेलाकाइट, एजुराइट, कैल्सोपाराइट, तो ये कुछ जो खनिज हैं इनकी वजह से कुछ खनिजों में अशुद्धियों के कारण रंग आते हैं। इसके बाद है धारियां। देखिए किसी भी खनिज के पिसने के बाद बने पाउडर का रंग खनिज के रंग का या फिर किसी अन्य रंग का हो सकता है। जैसे मेलाकाइट का रंग हरा होता है और उस पर धारियां भी हरी होती हैं। फ्लोराइड का रंग जो है बैंगनी या फिर हरा होता है जबकि इस पर श्वेत धारियां होती हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये किसी खनिज के भौतिक गुण होते हैं। अब हैं सेल हैं। देखिए सेल को चट्टान या फिर अंग्रेजी में रॉक भी कहा जाता है। हम लोग क्लास 7 से ही पढ़ते आए हैं कि हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है जिसको भूपर्पटी कहा जाता है ये सेलों से मिलकर बनी है। और सेल का निर्माण जो है एक या फिर एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। सेल जो है कठोर या फिर नरम और विभिन्न रंगों की हो सकती हैं। जैसे ग्रेनाइट जो है कठोर सेल का उदाहरण है, वहीं सेल खड़ी जो है एक नरम सेल है। सेलों में खनिज घटकों का कोई एक निश्चित संगठन नहीं होता है। कुछ कुछ खनिज ज्यादा मात्रा में होते हैं तो कुछ कम मात्रा में पाए जाते हैं। सेलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्सपार और क्वार्टज हैं। यानी सेलों में सबसे ज्यादा कॉमन रूप से जो पाए जाने वाले खनिज पदार्थ हैं उनमें फेल्सपार और क्वार्टज आ जाते हैं। पेट्रोलॉजी शब्द जो है ये सेलों के अध्ययन से संबंधित है। सेलों को उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूहों में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहां पर 3 समूह कौन कौन से वो आप लोग देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं आपके आग्नेय सेल। देखिए आग्नेय सेलों का निर्माण जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा और लावा से होता है। और आग्नेय सेलों को प्राथमिक सेलें या फिर इनको जनक सेलें भी कहा जाता है क्योंकि इनसे जो है मूल चट्टानों का विकास हो रहा है, तो इसलिए इन्हें प्राथमिक सेल या फिर जनक सेल भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैग्मा जब धरातल पर आता है, मैग्मा जब ठंडा होकर घनीभूत हो जाता है तो उससे जो है आग्नेय सेल का निर्माण होता है। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी ब्रेसिया, टफ जो है ये सब आग्नेय सेलों के कुछ उदाहरण हैं। आग्नेय सेलों को उत्पत्ति की प्रक्रिया, कणों के आकार, रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय सेल जो है इनको 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो यहाँ पर अंतर्वेदी आग्नेय सेल है। देखिए अंतर्वेदी आग्नेय सेल भी 2 प्रकार के होते हैं। इनमें एक आ जाते हैं पाताली आग्नेय सेल। देखिए ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निकला जो तप्त और तरल मैग्मा है या फिर लावा जो है ये पृथ्वी की सतह पर ना आकर पृथ्वी के अंदर ही गहराई में जब ठंडा होकर जम जाता है तो इस प्रकार की जो सेलें बनती हैं उनको पाताली आग्नेय चट्टानें या पाताली आग्नेय सेल कहा जाता है। इन चट्टानों को अभ्यंतरिक या आभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान भी कहते हैं क्योंकि इनका जो शीतलन है यानी कि जो तरल मैग्मा है उसका शीतलन जो है अत्यंत मंद गति से संपन्न होता है। इसलिए पाताली आग्नेय चट्टानों के या फिर अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों के जो कण होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं। जैसे ग्रेनाइट भी जो है एक अंतर्वेदी आग्नेय सेल है या फिर कह सकते हैं पाताली आग्नेय सेल का एक उदाहरण है। अब दूसरे प्रकार के इसी में आ जाते हैं मध्यवर्ती आग्नेय सेल। देखिए भूगर्भ से निकलने वाला लावा मैग्मा जो है ये धरातल पर ना पहुंचकर मार्ग में मिलने वाली जो संधियां, दरार या तल होते हैं इन्हीं में जमकर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे
मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान या मध्यवर्ती आग्नेय सेल कहा जाता है, जैसे लेकोलिथ है, लेपोलिथ है, डाइक है, सिल है, फैकोलिथ है, जिनके बारे में हमने अभी 2 चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है। तो ये सब चीजें क्या है, ये मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें बोली जाती हैं। तो आपके अंतर्भेदी आग्नेय सेल में 2 प्रकार के सेल हो गए, पाताली आग्नेय सेल और मध्यवर्ती आग्नेय सेल। इसके बाद फिर आपके आ जाते हैं उत्पत्ति के आधार पर ही आग्नेय सेलों में आपके अगले प्रकार के आ जाते हैं बहिर्भेदी आग्नेय सेल। देखिए, ज्वालामुखी उद्भेदन के समय मैग्मा या लावा के पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडे होने से जो चट्टानें बनती हैं उन्हें बाह्य आग्नेय सेल या फिर बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहा जाता है। और सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता की वजह से इनके जो कण होते हैं ये छोटे होते हैं और चिकने कण होते हैं। ये चट्टानें प्राय अक्रिस्टलीय होती हैं, जैसे कि बेसाल्टिक चट्टानें। तो बेसाल्टिक चट्टानें जो है बहिर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है। अब आगे यहां पर रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय सेलों को डिवाइड किया गया है। तो रासायनिक संरचना के आधार पर भी आग्नेय सेलों को पुनः 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें अम्लीय आग्नेय सेल आ जाते हैं और क्षारीय आग्नेय सेल आ जाते हैं। देखिए, अम्लीय आग्नेय सेलों में सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है, जबकि क्षारीय आग्नेय सेलों में सिलिका की मात्रा जो है तुलनात्मक रूप से कम होती है, यानी इनमें सिलिका की मात्रा 45 से लेकर 60% के बीच में होती है। सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण जो अम्लीय सेल होते हैं इनके मैग्मा का शीतलन तीव्र गति से होता है। वहीं क्षारीय आग्नेय सेलों में सिलिका की मात्रा कम होने की वजह से यहां पर जो शीतलन की प्रक्रिया है ये मंद गति से होती है। देखिए, अम्लीय का रंग हल्का पीला होता है और ये अपेक्षाकृत हल्के होते हैं, इनका घनत्व भी कम होता है। जबकि क्षारीय जो आपके सेल हैं इनका रंग गहरा होता है, ये भारी होते हैं और इनका घनत्व भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। अम्लीय प्रकार की जो चट्टानें हैं इनसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। वहीं क्षारीय प्रकार की चट्टानों से सामान्यतः पठारों का निर्माण होता है। देखिए, इसे जो है सिलिका प्रधान चट्टान भी कहा जाता है। इनमें क्वार्टज और फेल्सपार खनिजों की मात्रा अधिक, वहीं फेरोमैग्नीशियम की मात्रा कम मात्रा में होती है। जबकि जो आपके क्षारीय आग्नेय सेल हैं इनमें फेरोमैग्नीशियम की प्रधानता भी होती है, तो इसी वजह से इन्हें फेरोमैग्नीशियम प्रधान चट्टान भी कहा जाता है। जबकि इनमें फेल्सपार की कमी पाई जाती है। देखिए, जो अम्लीय आग्नेय सेल हैं ये चट्टानें अत्यधिक कठोर प्रकृति की होती हैं, जिससे अपरदन की प्रक्रिया इनमें बहुत ही मंद गति से होती है। जैसे कि ग्रेनाइट है, रायोलाइट है, तो इनमें अपरदन की प्रक्रिया बहुत मंद गति से होती है। जबकि जो क्षारीय प्रकार की आग्नेय सेलें होती हैं ये काफी ज्यादा मुलायम टाइप की होती हैं, जिससे यहाँ पर अपरदन के कारक जो है यानी अपरदन के कारकों के द्वारा यहाँ पर अपरदन कर पाना अधिक आसान होता है। जैसे कि बेसाल्ट, गैब्रो, ये सब क्या है, ये सब क्षारीय आग्नेय सेल में आ जाते हैं। दूसरे प्रकार की आपकी सेलें हैं अवसादी सेल या फिर सेडिमेंट्री रॉक। देखिए, अवसादी को अंग्रेजी में सेडिमेंट्री कहा जाता है और सेडिमेंट्री शब्द की जो व्युत्पत्ति है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है सेडिमेंटम, इससे हुई है। इसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। विभिन्न आकार और प्रकार के अवसादों का परतों के रूप में जमाव होने से कालांतर में अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। यानी विभिन्न आकार प्रकार के जो अवसाद हैं जब ये परतों के रूप में जम जाते हैं तो कुछ समय के बाद अवसादी चट्टानें बनती हैं। ये चट्टानें जो है परतों के रूप में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें परतदार चट्टान भी कहा जाता है। देखिए, अवसादी चट्टानों का निर्माण जो है ये बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन और निक्षेप से होता है। यानी कि बहिर्जनित कारक आप जानते हैं, अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण, तो इनके द्वारा इनका निर्माण होता है और सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ सेलों में परिणत हो जाते हैं। और ये जो प्रक्रिया है ये शिलीभवन या लिथिफिकेशन कहलाती है। यानी जब पदार्थ किसी एक जगह पर इकट्ठे होकर दबाव की वजह से या फिर अन्य क्रियाओं की वजह से चट्टान में परिणत हो जाते हैं तो प्रक्रिया जो होती है वो शिलीभवन या लिथिफिकेशन कहलाती है। अवसादी चट्टानों की परतों के बीच अत्यधिक मात्रा में अवशेष दबे होते हैं, इसलिए इनमें जीवाश्म अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला के भंडार होने की संभावना सर्वाधिक होती है। यानी कि जो आपके खनिज तेल, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम के जो भंडार हैं वो अवसादी सेलों में ही पाए जाते हैं। गर्म और शुष्क प्रदेशों में वायु के द्वारा लाए गए धूल और मिट्टी से भी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे लोयस है, तो लोयस जो चट्टान है इसका निर्माण कैसे होता है, जो शुष्क प्रदेश है वहां पर जो वायु के द्वारा जो धूल और मिट्टी के कण बहाकर लाए जाते हैं, उड़ाकर लाए जाते हैं, उससे इसका निर्माण होता है। तो लोयस जो है ये वायु के द्वारा निर्मित एक अवसादी चट्टान है। पृथ्वी के भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, जबकि आपके सरफेस की बनावट में केवल 5% का अवसादी चट्टानों का योगदान है। देखिए, निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी सेलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। यहां पर यांत्रिकी रूप से निर्मित, तो यांत्रिकी रूप से निर्मित में बालुकास्म, पिंडशिला, चूना प्रस्तर,
सेल, बिमृदा, ये सब आ जाते हैं। वहीं कार्बनिक रूप से निर्मित में गीजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला, ये सब कार्बनिक रूप से निर्मित हैं। रासायनिक रूप से निर्मित में संग पत्थर, चूना पत्थर, हेलाइट, पोटास, ये सब आ जाते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस परीक्षा में से प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यांत्रिक रूप से निर्मित कौन कौन से अवसादी सेल हैं। तो बालुकास्म, पिंडशिला, चूना पत्थर, ये सब क्या है, यांत्रिक रूप से निर्मित हैं। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी सेल है या कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी सेल है। ऐसे करके प्रश्न पूछा भी गया है, तो आपको पता होना चाहिए। अब तीसरे प्रकार के जो आपके सेल आ जाते हैं वो है कायांत्रित सेल, इनको मेटामॉर्फिक रॉक भी कहा जाता है। इनका मतलब होता है स्वरूप में परिवर्तन। देखिए दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कायांत्रित सेलों का निर्माण होता है। कायांतरण की प्रक्रिया जो है अवसादी और आग्नेय दोनों प्रकार की चट्टानों में हो सकती है। यानी कायांतरण की प्रक्रिया अवसादी चट्टानों में भी होती है और आग्नेय चट्टानों में भी होती है। कायांतरित चट्टान की उत्पत्ति और निर्माण की प्रमुख विशेषता यह है कि आंतरिक और बाह्य बलों के प्रभाव से चट्टान का संगठन और रूप परिवर्तन हो जाता है, लेकिन चट्टान में किसी भी प्रकार का विघटन या फिर वियोजन नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये, कायांतरित में एक खास विशेषता ये होती है कि जो आंतरिक और बाह्य जो कारक प्रभावी होते हैं उनसे चट्टान का संगठन और रूप परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन चट्टान में किसी भी प्रकार से विघटन या फिर उसके तत्वों का वियोजन नहीं होता है। इन चट्टानों को इनकी कठोरता, घनी धारीदार संरचना और गुथे हुए रबों के कारण जाना जाता है। रूपांतरण की प्रक्रिया के आधार पर कायांत्रित सेलें जो हैं ये गतिक और ऊष्मीय हो सकती हैं। तो सबसे पहले यहां पर गतिक या गतिशील कायांतरण के बारे में बताया गया है कि बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने एवं पिसने के कारण वास्तविक सेलों में यांत्रिकी व्यवधान और उनका पुनः संगठित होना, यह गतिशील कायांतरण कहलाता है। इसके बाद अगले प्रकार का कायांतरण है ऊष्मीय कायांतरण। तो ऊष्मीय कायांतरण के कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन और पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। ऊष्मीय कायांतरण भी 2 प्रकार का होता है, इसमें एक संपर्क कायांतरण है और दूसरा है प्रादेशिक कायांतरण। देखिए संपर्क कायांतरण में सेलें जो हैं गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा और लावा के संपर्क में आती हैं और उच्च तापमान में सेल के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है। जबकि प्रादेशिक कायांतरण में क्या है कि उच्च तापमान, इसके अलावा दबाव या फिर इन दोनों की वजह से सेलों में विवर्तनिक दबाव की वजह से विकृतियां आती हैं। इस संपर्क कायांतरण में केवल यहाँ पर क्या है, मैग्मा और लावा का जो तापमान है वही कार्य करता है, उच्च तापमान कार्य करता है। जबकि प्रादेशिक कायांतरण में क्या है, उच्च तापमान के साथ साथ दबाव या फिर ये दोनों बल एक साथ कार्य करते हैं। इनसे सेलों में विवर्तनिक दबाव बनता है और सेलों में विकृतियां होती हैं, जिससे सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। तो ऐसे करके प्रादेशिक कायांतरण में प्रादेशिक कायांतरण सेल बनते हैं। कायांतरण की प्रक्रिया में सेलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो कायांतरित सेलों में खनिज अथवा कणों की इन व्यवस्था को पत्रण या फिर फॉलिएशन या रेखांकन कहते हैं। देखिए कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण जो हैं पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि वे हल्के या फिर गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। तो कायांतरित सेलों में ऐसी संरचनाओं को बेंडिंग कहते हैं और बेंडिंग प्रदर्शित करने वाली सेलों को बेंडेड सेलें कहा जाता है। यहां पर आगे जो है कायांतरित सेल समूहों को 2 प्रमुख वर्गों में डिवाइड किया गया है, फिर से पत्रित सेल और अपत्रित सेल। अब देखिए ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पीसीएस परीक्षाओं में पूछा जाता है। यानी चट्टान का प्रकार दिया गया है, मौलिक चट्टान, और कायांतरण की फलस्वरूप कौन सी चट्टान बनेगी, ये अक्सर पूछा जाता है। जैसे यहां पर एक तरफ अवसादी चट्टानों का समूह दिया गया है, जैसे सेल, चूना पत्थर, बालू का पत्थर, चौक और डोलोमाइट, कॉन्ग्लोमेरेट, ये सब क्या है, अवसादी चट्टानें हैं। ठीक है, सेल जो है ये कायांतरित में परिवर्तित होकर स्लेट बन जाता है। चूना पत्थर जो है कायांतरित में संगमरमर बन जाता है। बालू का पत्थर क्वार्टजाइट बनता है। चौक और डोलोमाइट संगमरमर बनता है। कॉन्ग्लोमेरेट जो है क्वार्टजाइट बनता है। वहीं आग्नेय की बात करें तो आग्नेय में जो ग्रेनाइट चट्टान है ये कायांतरित होकर नीस बनती है। बेसाल्ट जो है यहाँ पे कायांतरित होकर एम्फीबोलाइट या फिर सिस्ट बनती है। वहीं आपकी जो कायांतरित चट्टान है तो ये इनका भी कायांतरण होता है। स्लेट जो है कायांतरित होकर फाइलाइट में बन जाती है। फाइलाइट जो है कायांतरित होकर स्लेट बन जाती है और गैब्रो जो है सर्पेंटाइन बन जाती है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर पीसीएस परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सेल जो चट्टान है ये कायांतरित समूह में कौन सी चट्टान बनाती है, ये स्लेट बनाती है। तो ये पता होना चाहिए, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। आगे यहां पर सेल चक्र या फिर रॉक साइकिल के बारे में बताया गया है। देखिए रॉक साइकिल या फिर सेल चक्र जो है एक सतत प्रक्रिया होती है। इसमें पुरानी सेलें जो है परिवर्तित होकर नवीन रूप ले लेती हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि आग्नेय सेल जो है आपकी प्राथमिक सेलें हैं
और जो आपकी अन्य प्रकार की सेल हैं अवसादी और कायांत्रित, वो सेलें इन्हीं प्राथमिक सेलों से निर्मित होती हैं। आग्नेय सेलों को कायांत्रित सेलों में परिवर्तित किया जा सकता है और आग्नेय और कायांत्रित सेलों से प्राप्त जो अंश हैं उनसे आपके अवसादी सेलों का निर्माण होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर भूप्रपट्टी पर मौजूद जो भी पदार्थ हैं उनका प्रत्यावर्तन होता रहता है, यानी कि भूप्रपट्टी के जो पदार्थ हैं वो नीचे की परतों में चले जाते हैं। तो नीचे की परतों में आप लोग जानते हैं कि हमारा जो मैग्मा है, मैग्मा, तरल मैग्मा, उसका उच्च तापमान जो होता है इन पदार्थों को गला देता है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि आग्नेय, कायांत्रित और अवसादी सेलें प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती हैं और पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने की वजह से यही पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाती हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैग्मा जो है आपके आग्नेय सेलों का मूल स्रोत है, तो यहाँ पर वही चीज प्रक्रिया बताई गई है कि मैग्मा से आग्नेय सेल बन रहे हैं, आग्नेय से अवसादी चट्टान बन रही है, अवसादी तलछट बन रहा है और अवसादी से अवसादी सेल का निर्माण हो रहा है ना। आग्नेय से कायांत्रित सेल भी बन रही है, अवसादी से कायांत्रित सेल बन रही है। फिर यहाँ पे दिखाया गया कि अवसादी सेल है, अगर ये भी धरातल के नीचे चले जाते हैं, मेंटल वाले भाग में चले जाते हैं, तो ये भी तरल मैग्मा का रूप ले लेते हैं। यहाँ पर भी दिखाया गया कायांत्रित सेल भी अगर अंदर चले जाते हैं तो भी ये भी तरल मैग्मा का रूप ले लेते हैं। यहाँ पे दोनों साइड का एक साइन दिखाया गया है, बाई डायरेक्शन का साइन दिखाया गया है। तो यहाँ पर भी दिखाया गया है कि आग्नेय सेल भी अगर धरातल के नीचे चले जाते हैं तो ये भी तरल मैग्मा का रूप ले लेते हैं। तो ये आपका सेल चक्र है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके अलावा अब आपको नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपको इस किताब से संबंधित नोट्स के साथ साथ इसकी टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूं कि आपको इस सीरीज पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।